जिंदगी की कहानी भी किसी फेरी टेल की कहानी की तरह होती है, लेकिन कहानियों में बताए गए सारे किरदार वैसे नहीं होते जैसे बताए जाते हैं। कुछ ऐसा ही इस मूवी में भी हुआ। मूवी स्टार्ट होती है जंगलों के बीच रोड से गुजरती है गाड़ी से, जिसमें एक लड़की निका अपने मॉम डैड के साथ बैठी है। यहीं इनकी गाड़ी के करीब से एक भेड़िया गुजरता है, जिसे देखकर निका कहती है वो देखें भेड़िया। मुझे भेड़िया बिल्कुल पसंद नहीं, ये बहुत डरावने होते हैं। इसकी मॉम कहती है कि इन्हें स्टोरी बुक्स में बुरा दिखाया जाता है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। यहीं अचानक इनकी गाड़ी का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है और निका को बाहर रोड पर बेहोश पड़े दिखाया जाता है और वही भेड़िया इसके करीब आकर उसे देखता है। नेक्स्ट सीन में निका अपनी मॉम का पेंडेंट पहने कार में बैठी ऑर्फनेज की तरफ आ रही थी और यहीं पीछे इसकी आवाज भी सुनाई देती है, जैसे वो अपनी स्टोरी सुना रही है। वो कह रही थी, हम ऑर्फनेज में कहानी सुना करते थे, अशकों के कारीगर की कहानी। लोग जज्बात की नामौजूदगी में बस बंजर सी जिंदगी गुजार रहे थे और उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं आता था, लेकिन अशकों का कारीगर अपनी शफाफ आंखों से आंसू बुनने में माहिर था। लोग उसके पास जाते थे अपनी आंखें नम करने के लिए, जज्बातों को महसूस करवाने की आस लेकर। वो कह रही थी, मुझे अंदाजा नहीं था मेरे मॉम डैड के गुजर जाने के बाद मुझे यहाँ ऑर्फनेज जाना पड़ेगा और मैं ऐसी किसी कहानी का हिस्सा बन जाऊंगी। दरअसल इसके मॉम और डैड दोनों ही उसी एक्सीडेंट में मारे गए थे, इसीलिए इसे ऑर्फनेज छोड़ दिया जाता है। वहाँ की ऑनर, जिसका नाम मार्गरेट है, वो बहुत स्ट्रिक्ट और जालिम थी। वो वहीं मौजूद एक बच्चे रिजल से कहकर निका के गले से उसकी मॉम का पेंडेंट भी उतरवा लेती है, जबकि वो उसे देना नहीं चाहती थी। यही निका की दोस्ती एडेलाइन से हो जाती है। ये लोग इस ऑर्फनेज को ग्रेव के नाम से बुलाती थी। फिर देखते ही देखते ये लोग बड़ी हो जाती हैं और एक कपल एना और नॉर्मन निका को अडॉप्ट करने वहाँ आता है। निका उनके पास जाने लगती है और साथ ही निका की आवाज भी सुनाई देती है, जिसमें वो कह रही थी, ग्रेव में गुजारा हर दिन मैंने इसी उम्मीद पर गुजारा कि एक दिन कोई मुझे आकर यहाँ से ले जाएगा। उनको मैं शायद सारे बच्चों से ज्यादा अच्छी लगूंगी, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं। निका इस कपल के पास आ जाती है और वहीं खड़ी मार्गरेट अब निका को कहती है, अगर तुम्हारी कोई भी शिकायत मिली तो एडॉप्शन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ ट्रायल है। ये लोग ये बात कर ही रहे थे कि रिजल के पियानो बजाने की आवाज इन्हें आती है, जिससे ये बहुत इंप्रेस होते हैं। साथ ही निका की भी कहानी बताते हुए आवाज आ रही थी कि रिजल एक ऐसा बच्चा था जिसे सभी अडॉप्ट करना चाहते थे, वो सबके लिए परफेक्ट था सिवाय मेरे। अब वो कपल रिजल से इम्प्रेस होकर उसे भी अडॉप्ट कर लेता है। मार्गरेट काफी कोशिश करती है कि वो रिजल को ना लेकर जाएं, लेकिन वो कपल इन दोनों को अडॉप्शन के लिए ट्रायल पर ले जाता है। यहीं कार में साथ जाते हुए फिर निका की आवाज में कहानी कंटिन्यू होती है, जिसमें वो कह रही थी कि मैं हमेशा से अपनी फैमिली, अपना नया घर चाहती थी, लेकिन अगर मैं अपने नए घर में किसी को नहीं देखना चाहती थी तो वो रिजल था, लेकिन वो मेरे साथ ही जा रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों मैं उससे कभी नफरत कर ही नहीं पाई, वो मेरे लिए कभी अजनबी रहा ही नहीं। अब ये सब घर आ जाते हैं। निका वहाँ रखा पियानो देखकर नॉर्मन से पूछती है, इसे आप बजाते हैं? वो कहता है, नहीं, ये हमारा बेटा बजाया करता था। एना अपनी निका को उसका रूम दिखाती है और उसे उनकी कैट से भी मिलवाती है। वहाँ दूसरी तरफ नॉर्मन भी रिजल को उसका रूम दिखाता है। नेक्स्ट सीन में निका को रिजल के पास दिखाया जाता है, जहाँ वो उसे कहती है कि अब हम दोनों ही यहाँ हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक रहे। रिजल कहता है, अगर तुम चाहती हो कि सब ठीक रहे तो मुझसे दूर रहो और आज के बाद मेरे रूम में मत आना। वो ये कहकर रूम का दरवाजा बंद कर देता है। जिन सबको डाइनिंग टेबल पर डिनर करते दिखाया जाता है, जहाँ एना बताती है, मेरा ग्रीन हाउस है जिसमें मैं फूल उगाकर उन्हें सेल करती हूँ। अब रात को निका अपने रूम में सोने लगती है और उससे ख्वाब आता है, जिसमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ऑर्फनेज में अचानक रिजल की हालत बिगड़ गई थी और सब बच्चे उसे देखने जाते हैं। फिर मार्गरेट के निका पर किए गए तशद्दुद से घबराते हुए सुबह निका की आंख खुल जाती है। फिर नॉर्मन इन दोनों को स्कूल ड्रॉप करता है। स्कूल में सब लड़कियां रिजल को बड़े गौर से देख रही थी, रिजल की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। दूसरी तरफ निका की दोस्ती बिली और मिकी से होती है, जो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थी। यही स्कूल के एक बदतमीज लड़के से रिजल की हाथापाई हो जाती है। वहाँ के सर आकर इन दोनों को छुड़वाते हैं। ये देखकर बिली निका से पूछती है, ये तुम्हारा भाई है? निका कहती है, मेरा कोई भाई भाई नहीं। रिजल ये कहता हुआ कि सही कहा तुमने, वहाँ से चला जाता है। मिकी यहाँ बिली से कहती है, चलो कोई तो ऐसा है जिसने उस बदतमीज लड़के को सबक सिखाया। यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और रात को निका को रिजल से बात करते दिखाया जाता है। वो उसे कह रही थी कि तुमने यहाँ आने से मना क्यों नहीं किया? रिजल कहता है कि ये मेरा फैसला नहीं था। निका कहती है, तुम्हें तो हर कोई अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाता था, लेकिन तुम हमेशा मना कर देते थे, तुमने यहाँ आने के लिए मना क्यों नहीं किया? रिजल कहता है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। फिर रिजल खुद ही वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एना का दिया कुछ सामान निका लेकर रिजल के रूम में जाती है, तो वो वहाँ कुछ पिल्स देखती है और तभी वहाँ रिजल आ जाता है और कहता है, तुम्हें मना किया था ना रूम में आने के लिए? निका कहती है, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हूँ। रिजल कहता है कि तुम तो मुझे उस कहानी का आंसू बुनने वाला समझती हो ना, कहानी का भेड़िया, तो जिसकी तुम शक्ल तक नहीं देखना चाहती, उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाने का मतलब? वो कहती है कि सब कुछ बदल गया है, अब हम ग्रेव में नहीं रहते। रिजल कहता है कि तुमने कभी ऐसी कहानी के बारे में सोचा है जिसमें कोई भेड़िया हो ही नहीं? ये कहकर रिजल वहाँ से चला जाता है। फिर स्कूल में एक लड़की लियोनेल को निका से बात करते काफी फ्रैंक होते दिखाया जाता है। वहीं से गुजरते हुए रिजल उसे ये कहकर के रास्ते से हट जाओ, वहाँ से गुजरकर एक तरफ खड़ा हो जाता है। तभी बिली वहाँ आकर निका को अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में एना और नॉर्मन को निका और रिजल के साथ शॉपिंग मॉल में दिखाया जाता है, जहाँ निका के एक ड्रेस ट्राई करने पर एना उसे बेल्ट लगाने लगती है, जिससे फिर निका को मार्गरेट के किए गए तशद्दुद याद आने लगते हैं और उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। यहीं फिर निका की आवाज में बताई जाने वाली कहानी कंटिन्यू होती है, जिसमें वो बता रही थी कि मार्गरेट हम सब बच्चों के डर जानती थी, उसे मालूम था कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। यहीं फ्लैशबैक में ये सब सीन दिखाया भी जा रहा था कि किस तरह वो अंधेरे में अकेला निका को बांधकर वहाँ से चली जाती थी। वो बता रही थी कि मैं इस हद तक चीख
दुखती थी कि मुझे लगता था कि मेरी आवाज ही बंद हो जाएगी, लेकिन फिर अचानक मुझे अपने बेड की तरफ कोई आहट सी महसूस होती थी और फिर किसी हाथ का लम्स मेरे हाथ पर आ जाता था और मुझे इत्मीनान हो जाता था। वो हाथ यकीनन एडलाइन का ही होता था, क्योंकि वहाँ वही तो थी जो मुझसे मोहब्बत करती थी। सीन शिफ्ट हो जाता है और घर में निका को दिखाया जाता है। उसकी सुनाई जाने वाली कहानी अभी भी कंटिन्यू थी। वो कह रही थी कि अब मैं ऐना के बारे में सोचने लगी थी। मैं चाहकर भी उसे अपने बारे में सच तो नहीं बता सकी, लेकिन उसने मेरा बहुत साथ दिया। मैं खुद को महफूज और आजाद महसूस करने लगी थी। अब निका ऐना के पास आती है। ऐना उसकी तबीयत के बारे में पूछती है और उससे काफी बातें करती है। वो उससे बताती है कि आज गार्डन डे है। अब बिली स्कूल में निका को बता रही थी कि गार्डन डे में हमें बस अपने स्कूल का लॉकर खुला छोड़ना होता है। हमारा लॉकर भी मैंने कल खुला छोड़ दिया था ताकि उसमें कोई भी फ्लावर रखना चाहे तो रख दे। अलग अलग फ्लावर का अलग अलग मतलब होता है। आओ देखते हैं हमारे लॉकर में किसी ने फ्लावर रखा कि नहीं। अब मिक्की अपना लॉकर खोलती है जिसमें काफी फ्लावर्स थे, मगर वो सारे फ्लावर्स वो बिली को दे देती है क्योंकि उसका इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बिली के लॉकर से भी उसे एक फ्लावर मिलता है। वो कहती है कि वो हमेशा यही फ्लावर इसमें रखता है, मगर पता नहीं वो कौन है। अब निका अपना लॉकर खोलती है और उसमें एक ब्लैक रोज था। निका उसे लेकर फौरन घर आती है और रिजल उससे पूछती है कि ये फ्लावर तुमने वहाँ रखा। रिजल कहता है कि मैं क्यों रखूंगा। इतने में उसे ऐना की आवाज आती है जो उसे बुला रही थी। निका नीचे आती है तो ऐना उसे बताती है कि एक लड़का तुम्हारा वेट कर रहा है। वो निका को ये भी बताती है कि आज रात वो और नॉर्मन शहर से थोड़ा दूर जा रहे हैं। अब निका बाहर आकर देखती है जहाँ लियोनेल मौजूद था। वो उसकी कोई बुक उसे देने यहाँ आया था जो वो स्कूल में भूल गई थी। लियोनेल उसे आइसक्रीम खाने के लिए अपने साथ ले जाता है। ये सब ऊपर विंडो से खड़ा रिजल भी देख रहा था। आइसक्रीम खाने के बाद लियोनेल उसे घर ड्रॉप कर देता है। घर आने के बाद निका पियानो बजाते रिजल को देख रही थी और साथ निका की आवाज में सुनाई जाने वाली कहानी में बताया जा रहा था कि रिजल में दर्द और गुस्से के अलावा भी कुछ था। मेरा दिल कहता था कि रिजल बुरा इंसान नहीं है। अब निका उसके पास जाती है। रिजल कुछ अजीब सा लग रहा था, कुछ गुस्से में और कुछ परेशान। निका उससे पूछती है कि तुम ठीक हो। वो कहता है तुम मेरी फिक्र क्यों कर रही हो, तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना। निका कहती है क्या तुम चाहते हो मैं तुमसे नफरत करूं। वो कहता है कि हाँ मैं यही चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब निका को डिनर करते हुए लियोनेल का वीडियो क्लिप आता है जिसमें वो काफी जख्मी था और वो बता रहा था कि उसकी ये हालत रिजल ने की है। इतने में रिजल भी जख्मी हालत में बारिश में भीगा घर आता है। निका पूछती है ये तुमने क्या और क्यों किया है उसके साथ। रिजल ये कहकर के मेरी अश्कों की कारीगर हो तुम इसलिए। फिर वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी हालत काफी खराब थी और वो बुखार में भी तप रहा था। निका उसे बड़ी मुश्किल से उसके रूम तक ले जाने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ ऐना और नॉर्मन को दिखाया जाता है जिनकी गाड़ी बारिश की वजह से फंस गई थी। ऐना घर इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करती है। मोबाइल की आवाज सुनकर निका नीचे आती है। ऐना उसे इन्फॉर्म करती है कि वो लोग ट्रैफिक में फंस गए हैं। निका उसे बताती है कि रिजल को फीवर हो गया है और उससे मेडिसिन का पूछकर मेडिसिन निकाल लेती है। फिर कॉल बंद होने के बाद वो रिजल को मेडिसिन देती है। अब फ्लैशबैक में पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जब निका ऑर्फनेज में आई थी और मार्गरेट के कहने पर जब रिजल ने निका का पेंडेंट ले लिया था तो उसने उसे संभाल कर अपने पास रख लिया था। इसी तरह एक दिन जब मार्गरेट गुस्से में निका को पनिश करने वाली थी तो रिजल ने अपना हाथ काट लिया था ताकि मार्गरेट उसके पास आ जाए और निका को पनिश ना करे, क्योंकि मार्गरेट वहाँ एक रिजल से ही मोहब्बत करती थी और ऐसा ही होता है। वो निका को छोड़कर रिजल के पास आ जाती है। नेक्स्ट सीन में रिजल के पास एडेलाइन को दिखाया जाता है जो उससे कह रही थी कि मुझे पता है तुमने जानबूझकर अपना हाथ काटा है। वो कहती है कि तुम निका को पसंद करते हो ना, तुम उसे बता क्यों नहीं देते। उसे लगता है तुम उससे नफरत करते हो। रिजल कहता है उसे जो लगता है वो ही ठीक है, तुम उससे कुछ मत बताना। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ सुबह ऐना लोग आ जाते हैं और निका से पूछते हैं ये जख्मी कैसे हुआ और इसकी तबीयत अब कैसी है। निका कहती है कि तबीयत अब बेहतर है। अब नेक्स्ट सीन में सब चीजें अपनी रूटीन से दिखाई जाती है। निका अब लियोनेल के साथ ज्यादा बात नहीं करती थी और उसकी दोस्ती बिली और मिकी के साथ काफी अच्छी हो गई थी। अब एक दिन निका को बाहर देखकर लियोनेल उसके पास आकर उससे बात करने लगता है। वो कहता है कि तुम मुझे इग्नोर करने लगी हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, रिजल हमारे बीच में आ रहा है। निका कहती है कि वो हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेगा। वो वहाँ से जाने लगती है। लियोनेल की वजह से उसके हाथ में मौजूद बैग में रखा रिजल का गिफ्ट टूट जाता है जो उसने रिजल के लिए लिया था क्योंकि आज उसकी बर्थडे थी। वो अपसेट होकर वहाँ से घर आ जाती है। घर आने पर वो ऐना के रिलेटिव से मिलती है जो अपनी बेटी एस्टिया के साथ वहाँ आए हुए थे। वहीं रिजल भी आकर उनसे मिलता है। इतने में एडेलाइन भी वहाँ आ जाती है जिसे ऐना ने इनवाइट किया था। फिर ऐना वहाँ रिजल के लिए केक लेकर आती है और बताती है कि कल तुम दोनों ऑफिशियली मिलिगन्स बन जाओगे, हमने एडॉप्शन के लिए अप्लाई कर दिया है। ये सुनकर एस्टिया को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि आप एलाइन की जगह किसी और को देना चाहती हैं। दरअसल एलाइन इनका बेटा था और एस्टिया उससे बहुत मोहब्बत करती थी। वो काफी इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एडेलाइन को निका से बात करते दिखाया जाता है। वो उसे बताती है कि जब से रिजल गया है मार्गरेट बहुत बदल गई है। वो बस अपने कमरे में ही रहती है। अक्सर उसकी चीखों और सामान तोड़ने की आवाजें आती हैं। वो एक लड़के पीटर का जिक्र करती है कि मैं उससे मिली थी, उसे भी बहुत अच्छी फैमिली मिली है, लेकिन वो ऑर्फनेज के सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहा। वो चाहता है कि हम सब मिलकर मार्गरेट के खिलाफ केस करें। हमें मालूम है कि तुम्हारा बयान कितना मायने रखता है क्योंकि मार्गरेट ने सबसे ज्यादा जुल्म तुम पर ही किया है। निका कहती है कि मैं दोबारा उसका सामना नहीं कर सकती। इतने में वहाँ ऐना आती है और निका से एस्टिया के बिहेवियर के लिए सॉरी करती है। फिर एडेलाइन भी वहाँ से चली जाती है। अब एडेलाइन जाने से पहले रिजल के पास आती है और उसे कहती है कि तुम निका को बता क्यों नहीं देते कि तुम उसी के साथ रहने के लिए यहाँ आए हो और तुम ही उन अंधेरों में उसका हाथ थामते थे। उसे लगता है कि वो मैं थी। रिजल कहता है कि उसने हमेशा एक फैमिली का ख्वाब देखा, मैं उसका ख्वाब नहीं छीन सकता और ऐसी कहानी का क्या वजूद जहाँ भेड़िया किसी का हाथ थामता है। एडेलाइन अब वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रात को लियोनेल को निका के घर के बाहर दिखाया जाता है जहाँ वो निका से कह रहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम्हारे और रिजल के बारे में तुम्हारे होने वाले पेरेंट्स को पता चल गया तो तुमने सोचा
सोचा है कि क्या होगा। निका उसे वहाँ से जाने का कहकर अंदर आ जाती है। रिजल उसे कहता है कि तुम उसके पास चली जाओ, तुम्हें सारी जिंदगी एक फैमिली चाहिए थी ना, और ये पाना तुम्हारा हक है, तुम यहाँ खुश हो। निका रोने लगती है और कहती है मैं खुश इसलिए हूँ कि तुम यहाँ हो। नेक्स्ट मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है। निका बहनों को बताती है कि मैं बिली और मिकी के साथ पढ़ने जा रही हूँ, फिर वहीं से हम स्कूल पार्टी में चले जाएंगे। अब बिली वहाँ आती है और निका उसके साथ चली जाती है। एना यहाँ रिजल के पास आकर पूछती है तुम स्कूल की पार्टी में नहीं जा रहे? वो कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर निका को बिली के साथ पार्टी में दिखाया जाता है। बिली वहाँ काफी ड्रिंक करके डांस करने लगती है और ल्यूनल वहाँ निका के पास आकर कहता है कि हम सब पुरानी बातों को भूल जाते हैं प्लीज। फिर वो निका के साथ डांस करने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ रिजल को दिखाया जाता है जो अपना बैग उठाए कहीं जा रहा था, लेकिन फिर अचानक वो पलट जाता है। यहाँ निका काफी डांस करने के बाद थक जाती है और एक जगह आ जाती है। ल्यूनल भी वहाँ आकर बदतमीजी करने लगता है। वहाँ पार्टी में रिजल पहुंच चुका था जो बिली से निका का पूछकर उसके पास पहुंच जाता है और ल्यूनल को मारने लगता है। फिर ल्यूनल वहाँ से भाग जाता है। अब निका और रिजल को पुल पर दिखाया जाता है जहाँ ल्यूनल गुस्से में इनके पीछे गाड़ी ला रहा था। वो दोनों इससे बचने के लिए पुल से पानी में छलांग लगा लेते हैं। फिर रिजल को पानी की गहराई में जाते दिखाया जाता है और निका की आंख हॉस्पिटल में एडेलाइन की आवाज से खुलती है। निका उससे पूछती है कि ग्रेव में अंधेरों में जब मैं अकेली होती थी तो मेरा हाथ थामने वाला रिजल था ना? एडेलाइन कहती है कि हाँ वही था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले। अब एना और नॉर्मन वहाँ आ जाते हैं। निका के पूछने पर एना बताती है रिजल के टेस्ट हो रहे हैं, उसकी रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलेगा। इतने में वहाँ डॉक्टर आता है और बताता है कि रिजल कोमा में है, उसे काफी चोट आई है, उसको पहले भी दिमाग में न्यूरोमास था जिसकी वजह से अक्सर उसे बुखार और सर दर्द हुआ करता था, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि उसने उसका ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया। निका कहती है मुझे उससे मिलना है। नॉर्मन और एना उसे बताते हैं कि रिजल ने अडॉप्ट होने से मना कर दिया था और अब वो मार्गरेट की कस्टडी में है। एना अब निका का पेंडेंट उसे देते हुए कहती है कि उसने तुम्हारे लिए छोड़ा था। निका रोते हुए उसे गले में पहन लेती है और रिजल के पास जाने की जिद करती है। एडेलाइन उसे रिजल के रूम के बाहर ले जाती है जहाँ मार्गरेट मौजूद थी। वो कहती है कि मुझे मालूम था तुम उसे बर्बाद कर दोगी, वो तुम्हारी वजह से कोमा में है। वो निका को रिजल से नहीं मिलने देती। यहाँ फिर निका की आवाज में सुनाई जाने वाली कहानी कंटिन्यू होती है जिसमें वो कह रही थी कि मार्गरेट मुझे रिजल से मिलने नहीं देती थी, लेकिन मैं रोज वहाँ उसके रूम के बाहर जाती थी। मेरे नए पुराने सारे दोस्त मेरा साथ दे रहे थे। हम दोनों के आजाद होने का सिर्फ एक ही जरिया था, मार्गरेट पर केस। अब निका को अदालत में दिखाया जाता है जहाँ उसने मार्गरेट पर केस फाइल किया था। वहीं ऑर्फनेज के एक लड़के को जब बयान के लिए बुलाया जाता है तो वो मार्गरेट के डर से बयान नहीं देता। अब निका को हॉस्पिटल में रिजल के रूम के बाहर दिखाया जाता है जहाँ एसिया उसके पास आकर उससे मिसबिहेव के लिए सॉरी कहती है और उसे गले लगा लेती है। सीन फिर से कोर्ट में आता है जहाँ निका से लॉयर कहती है कि अगर मार्गरेट वहाँ जुल्म करती थी तो रिजल एडॉप्शन कैंसिल करके वहाँ वापस क्यों जाना चाहता था। निका कहती है कि मार्गरेट उस पर जुल्म नहीं करती थी, वो उनके लिए बेटे जैसा था। वो उल्टा निका पर ही इल्जाम लगाने लगती है कि तुम मार्गरेट से नफरत करती हो इसलिए तुमने उस पर केस किया है। निका की तबीयत यहाँ खराब होने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। एना आकर उसे हौसला देती है और फिर निका बड़ी बहादुरी से वहाँ कर अपना बयान देती है। वो बताती है कि उसके साथ और सब बच्चों के साथ वहाँ जुल्म किया जाता था और रिजल जिससे मार्गरेट अपने बेटों की तरह मोहब्बत करती थी उसे सब पर जुल्म होते देखकर अजियत होती थी, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मार्गरेट ने उसे यकीन दिला दिया था कि वो फेरी टेल की कहानी का भेड़िया है और वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। इस वक्त रिजल कोमा में है लेकिन वो सही मायनों में अब जिंदा है क्योंकि वो जानता है कि मोहब्बत क्या होती है और कोई उससे मोहब्बत करता है। वो कहती है कि कुछ लोग बयान देने से इसलिए घबरा रहे हैं कि शायद उनकी रूह अभी तक उसी ग्रेव में कैद है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, हमें बस हौसले की जरूरत है। अब वहाँ मौजूद सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। निका अब रिजल के पास आकर उसे बताती है कि हम जीत गए हैं, मार्गरेट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो कहती है कि देखो तुमने मेरी आंखों में आंसू भर दिए, तुम ही मेरे टीयर स्मिथ हो, मेरे अश्कों के कारीगर। हर एक का कोई ना कोई टीयर स्मिथ होता है जो काबिल होता है हमारी आंखें नम कर देने के, हमें खुश करने के, तबाह कर देने के, सिर्फ अपनी एक झलक से। वो रिजल के ऊपर सर रख कर रोने लगती है और रिजल को होश आ जाता है। यहाँ एक बार फिर निका की सुनाई जाने वाली कहानी कंटिन्यू होती है और फ्लैशबैक में सारे पुराने सीन दिखाए जाते हैं। वो कह रही थी कि यही है वो जिसने अंधेरों में मेरा हाथ थामा था। अब मैं अकेली नहीं थी, मुझे मेरी पूरी फैमिली मिल गई थी और मैंने एक बात सीखी कि असल फेरी टेल तो हमारे दिलों में बसी हुई होती है। अब निका को रिजल और उनकी बेटी के साथ दिखाया जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।